आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत, जिसे हम आम तौर पर अब एआई के नाम से जानते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर चुकी है ये एआई। लेकिन कल तक एआई से लुत्फ़अंदोज़ होने वालों को जब इस बात का एहसास हुआ कि मुमकिन है कि एआई हमारी ज़िंदगी में बेरोज़गारी ले आएगी, दुनिया में मशीन को इंसान पर हावी करने का सबब बन जाएगी, तो फिर एआई के मुस्तकबिल और उसकी हदों पर बात और बहस शुरू हो गई है। मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग से लेके अब ज़बान पर भी बात का असर पड़ चुका है। साहब ज़बान अब खौफज़दा है कि उनके नाम के साथ साहब लगना बंद ना हो जाए, कहीं एआई आम कामकाज के साथ तख्लीकी फ़न को निगल ना जाए। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं बात निकली है। आज बात करेंगे एआई और उर्दू की। मेरे साथ हैं हर मौजू पर बात करने के लिए हरफन मौला साकिब सलीम साहब। अब तक क्या है उर्दू और एआई का रिश्ता साकिब साहब, और हम किस हद तक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और किस हद तक ख़तरे में हैं? शुक्रिया मंसूरुद्दीन फरीदी साहब आपका फिर से हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं और इस बार हम उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं और एआई के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से आप इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप ही ने मुझे सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से अब टाइपिंग में ऑडियो सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आप हमारे उस्ताद हैं उस मामले में। उर्दू को टाइप करने में ऑडियो की मदद ली जा सकती है, लेकिन किस हद तक मदद ली जाएगी ये सवाल अब सबके सामने है। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2 साल हो गए हैं, जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, तो सॉफ्टवेयर को किसी सरकारी इंसान ने बैठकर एक कमांड दे दी कि जहाँ जहाँ इलाहाबाद था वहाँ वहाँ प्रयागराज कर दिया जाए। तो एक सरकारी वेबसाइट पर क्या हुआ इससे कि अकबर इलाहाबादी, जो कि बहुत मशहूर शायर थे, उनका नाम अकबर प्रयागराजी हो गया, और जिस पर बहुत हंगामा भी हुआ। लोगों ने कहा सरकार क्या कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर का टेक्निकल ग्लिच कहा जा सकता है, और वो एआई की हद भी है और उससे होने वाली परेशानियां भी हैं जो कि हमारे सामने आई। कि आप सोच रहे हैं आप अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर प्रयागराजी कह रहे हैं। उसको जो इशारा दिया आपने उससे काम तो पूरा कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी इंटेलिजेंट है, उसके अंदर अपनी जहानत है भी कितनी। तो ये एक सवाल है कि उसके हद क्या हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि आप कैमरे से साइन बोर्ड पढ़ते हैं। जो खुद से नेविगेट करने वाली आप गाड़ियां देख रहे हैं, वो कई या फिर और भी चीज़ें हैं, वो साइन बोर्ड पढ़ लेती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इस बोर्ड पर क्या लिखा है। यानी कि किसी फ़ोटो से टेक्स्ट को बाहर निकालना। अब उर्दू के साथ क्या परेशानी हो रही है, बाकी सब ज़बान में फिर भी थोड़ा आसान है। उर्दू कर्सिव लिखी जाती है। कर्सिव लिखना, एक तो हर हरूफ जो है उसको लिखने के कई तरीक़े होते हैं। जैसे दाल को लिखने के कई तरीक़े हैं, रे को लिखने के कई तरीक़े हैं, फिर उन्हें जोड़ने के कई तरीक़े हैं, वो कब जुड़े हैं कब नहीं, ये कंप्यूटर को समझाना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च जारी है, और वो ये कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है, और इसका जो एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो बहुत परेशान कुन है। वो कहीं ना कहीं ज़बान को ख़त्म करने वाली हालत में पहुंचा देगा। वो कह रहे हैं कि रस्मुल ख़त को स्टैंडर्डाइज किया जाए कि वो मशीन पढ़ सके। यानी कि अब तक जो चीज़ हम इंसान के लिए करते थे, हम इसलिए कर रहे हैं कि मशीन की सहूलत क्या होगी, ना कि मशीन वो काम करे जो इंसान की सहूलत से हो। यानी कि मशीन किस रस्मुल ख़त को, किस अंदाज़ को, किस तरीके से लिखे हुए को आराम से पढ़ेगी, उसी तरीके से बोर्ड लिखा जाए। तो धीरे धीरे आप अगर समझ रहे हैं कि कैलीग्राफी का फ़न, ये सब धीरे धीरे खुद ब खुद ख़त्म होने लगेगा। तो ये कितनी अजीब सी बात है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एआई दूसरी लैंग्वेजेस को आसानी से खा रही है, लेकिन उर्दू को निकलने में तकलीफ़ हो रही है? तकलीफ़, हाँ, उसके मुकाबले तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बाकी सबको उतना बदलने की शायद ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी में ए मुश्किल से 2 या 3 तरीके से लिखा जाता है। उर्दू में ये परेशानी ज़्यादा बड़ी है। इसकी जो कर्सिव राइटिंग का स्टाइल है, कई बार आपने खुद देखा होगा कि उसे कई बार आम आदमी नहीं पढ़ पाता है। मतलब कई बार वो परेशान हो जाता है कि क्या लिखा था। तो ऐसे में ये ज़्यादा बड़ी बात है कि पूरी लैंग्वेज पर जो चेंज आएगा वो किस तरीके से आएगा। उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे सेंटिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। जब ज़बान को मशीन पढ़ती है
तो वो सेंटिमेंट देखती है। मतलब एक तरीका होता है कि वो किस लफ्ज़ का क्या माने उठाएगी। तो जैसे एक सेंटेंस है कि ये सबसे बेहतर मोबाइल फ़ोन है, और एक दूसरा सेंटेंस है कोई और मोबाइल फ़ोन इससे बेहतर नहीं है। तो ये दो अलग अलग सेंटिमेंट हैं, दो अलग अलग तरीके की इससे बात पता चलती है। तो अभी तक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या इसे समझ पा रही है, क्या नहीं समझ पा रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और क्या इस समझ की वजह से बहुत सी बार ये हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो टेक्स्ट बन रहा है वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगता है। तो जिससे अगर ये आप ये समझिए कि अगर बहुत ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करके आर्टिकल लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे और ये होता रहे 10 साल, तो 10 साल बाद जो सारी की सारी लिटरेचर है वो उस अंदाज में आने लगेगी जिस अंदाज में मशीन लिखना चाहती है, ये उसे सहूलत है। तो कहीं ना कहीं ज़बान बदल जाएगी। तो जैसे कि एक दौर था कि मान ली प्रिंटिंग प्रेस आई, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत पीछे रह गए। आज जो चेंज आ रही है इसमें आप समझते हैं कि हमको क्या इस मशीन की ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा अपने आप को, या फिर पीछे रह जाएंगे हम? मेरा अपना ख्याल ये है, ये आप ज़्यादा अच्छे बताएंगे, कि क्या मशीन के हिसाब से हम बदलें या मशीन को हम अपने हिसाब से बदलें, या बीच में कहीं पर कोई बैलेंस आए। जैसे आपने खुद देखा होगा कुछ ऐसी ऐप्स आ रही हैं, अभी शुरुआत ही है उसकी, जो शायरी तक करती है, बहर में शेर कह देना, जो कि आम इंसान भी नहीं कर पा रहा है। आप खुद क्या मानते हैं कि वो कैसे रहेगा? नहीं, तो फिर वो बहस वहाँ आती है तख्लीकी काम किस तरह अंजाम देगा ये आई ना। तो अगर एक बुनियादी तौर पे जो फ़र्क नज़र आ रहा है उर्दू के ताल्लुक से, वो ये है कि AI जो काम करता है वो डेटा के ऊपर करता है ज़्यादातर। जी जी। तो उर्दू इस मामले में पीछे है, कहीं ना कहीं हमारा जो स्टोरेज है डेटा का वो कम है। तो जो उसको जो राह दिखाता है AI को, वो डेटा के बेस के पे चल रहा है वो। तो हमारा शायरी के अंदाज में वो क्या चीज़ फीडबैक उनको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, वो उसी बुनियाद पे करेगी वो। लेकिन वो मजाक का जरिया बन रहा है जो भी शायरी आ रही है। नहीं, अगर डेटा भी आ जाए तो जैसे अभी हम लोग ही आपस में बात कर रहे थे, एक हसरत जयपुरी साहब ने कहा है कहीं पे कि वो एक पार्टी में गए, वहाँ पर उन्होंने लड़कियों को देखा जो बड़े चमकीले कपड़े पहने हुई थी। उन्हें देखकर उन्होंने एक पास से एक कागज़ उठाया और उस पर लिखा, बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, ज़रा पास आओ तो चैन आ जाए। और ये गाना बन गया, और कितना मशहूर गाना है। तो ये एक इमोशन से पैदा हुई चीज़ है, एक एहसास है जो इंसानी एहसास है, जो शायद मशीन कभी महसूस नहीं कर सकती, और हर इंसान भी महसूस नहीं कर सकता है। कि आप एक पार्टी में जाएं, एक लड़की को देखें और बैठकर लिख दें और आपको उससे कोई ताल्लुक़ ना हो, और आप उस लड़की से कभी बात भी ना करें, मतलब उसको पता भी नहीं है उस लड़की को कि उसके ऊपर गाना लिखा गया, हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, पेरिस में लिखा गया। तो ये जो एहसास की बात है, ये कैसे मशीन लाएगी? मतलब आप AI जो है वो गालिब के कलाम को पढ़ सकती है, लेकिन गालिब कलाम बना नहीं सकती। वो तख्लीक जो है वो पॉसिबल नहीं है। गालिब को कॉपी किया जा सकता है, लेकिन गालिब जैसा, मतलब आप खुद जैसे लिखते हैं, आप एक अंदाज में लिखते हैं, आप जब लिखते हैं तो उसमें एक इमोशन होता है। कोई सेंटेंस अगर आप रिपोर्टिंग भी करते हैं तो उसके पीछे एक इमोशन होता है। वो इमोशन ना होकर अगर वो टेक्निकल चीज़ हो जाए तो शायद मतलब चीज़ें अलग हो जाएंगी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक 100 लोगों की मौत के बारे में लिखना है, आप आंकड़े के बारे में नहीं कई बार लिखते हैं, कई बार आपके अंदर इमोशन होता होगा, तो वो इमोशन कैसे एक वो लेकर आएगा? तो वो समझने की बात है। तो सारी बहस इस वक्त एहसास और इमोशन पे ही है कि मशीन कैसे लाएगी मशीन का। इसके एक और सवाल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आजकल हम कह रहे हैं, क्या वो जो नेचुरल लैंग्वेज है उसे उस अंदाज में भी प्रोसेस कर पा रही है? जैसा कि मैंने कहा कि एक सेंटेंस का मतलब क्या है, जैसे एक बहुत ही मतलब छोटी सी बात होती है, मैं किसी को कहता हूँ कि अंदाज में कि तुम मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, तो ये मतलब इसे कहने के कई अंदाज हो सकते हैं। आवाज़ की टोन ऊपर होगी, नीचे होगी, लिखने का अंदाज होगा, उस सेंटेंस को हमने पूरी उसमें कहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो क्या एक मशीन उसे समझ पा रही है? ये भी एक सवाल है ना। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें आप समझ रहे हैं कि अदीब हों उर्दू में या शायर हों, कहीं ना कहीं परेशान हैं।
परेशान हैं क्योंकि आप समझिए कि क्योंकि सब लोग इंटरनेट के ज़रिए चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और जब वो इंटरनेट के ज़रिए ढूंढ रहे हैं तो इंटरनेट पर उस चीज़ को ज़्यादा गलबा मिल रहा है, उस चीज़ का गलबा ज़्यादा है जिस चीज़ को इंटरनेट ज़्यादा आसानी से पढ़ पा रहा है, या उसकी समझ में वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, या वो उसे पढ़ भी पा रहा है। जिस चीज़ को वो नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो खुद ब खुद जो मार्केट है वो उस हिसाब से मतलब चलता चला जाता है। यानी कि हो सकता है कोई एक लफ्ज़ हो जो कि ज़्यादा आसानी से एआई उसे आगे बढ़ा दे, या एक तरीके का इमोशन हो उसे आगे बढ़ा दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब से इंटरनेट आया था तो कुछ शायर बहुत मशहूर हुए हैं जो कि पहले उतने मशहूर नहीं थे, जैसे जॉन एलिया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जॉन एलिया एक पोस्ट सोशल मीडिया सेंसेशन है, वो सोशल मीडिया के बाद का सेंसेशन है, बहुत बड़ा नाम है। मैं खुद उन्हें बहुत अच्छा शायर मानता हूँ, बहुत अच्छा अदीब मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उससे पहले के शायर मकबूल शायर, अवाम के शायर नहीं थे। कुछ और लोग अवाम के शायर बने, हिंदुस्तान में हबीब जालिब का नाम हो जाना, ये भी पोस्ट सोशल मीडिया फिनोमेना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के, इंटरनेट के ज़माने में पहले के मुकाबले कम मशहूर हो गए। जैसे जज़्बी साहब, अली सरदार जाफ़री सोशल मीडिया से पहले के दौर में ज़्यादा मशहूर इंसान है, सोशल मीडिया के बाद में कम मशहूर इंसान है। उसकी अपनी वजह कहीं ना कहीं एआई को उनकी बहर पढ़ने के तरीक़े पर है, क्योंकि उनकी बहर स्टैंडर्ड नहीं है। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैं उसके बाहर जाके बात कर रहा हूँ, मैं मेटाफर के बाहर जाके बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो अलग तरीके से देखता है। कुछ लोगों के पर्सोना इस तरीके से आ रहे हैं। तो एआई किस तरीके से कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाता है, किस तरीके से मंटो ज़्यादा आगे हो जाते हैं, किशन चंद्र अब उतना नहीं दिखते हैं, ये भी अपने आप में सोशल मीडिया का दौर है। वरना सोशल मीडिया के दौर से पहले मेरा नहीं मानना है कि किशन चंद्र, जो लोग उर्दू पढ़ते थे, आपने खुद पढ़ी है, आप खुद अपनी अगर यादाश्त देखें तो आपको भी लगेगा कि किशन चंद्र का नाम जितना था अब कोई बात भी नहीं कर रहा है, सिर्फ मंटो का कर रहे हैं। सिर्फ इस्मत चुगतई की नोट वो लग रही हैं, कोट्स लगती हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सामने आती हैं। यहाँ तक कि कुर्रतुल ऐन हैदर नहीं दिखती हैं, शमा जैदी नहीं दिखती हैं, कोई नहीं दिखता है। तो ये एआई की वजह से शायद ज़बान पर एक चेंज का असर है जो मेरे ख्याल में तो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप सबके लिए, आप मतलब शायरों के लिए, अदीबों के लिए, अगर ये एक चैलेंज है बन रहा है एआई, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि तख्लीक को भी संवारना, सुधारना हो तो आप एआई की मदद ले सकते हैं। तो एक तरह उसका दोस्ताना इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे पहलू से इसका। जी देखिए, एक बहुत अच्छा उसका पहलू का इस्तेमाल है, वो ये है कि कई बार कुछ चीज़ें अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो उसे ढूंढना आसान है, कुछ चीज़ें नई सीखना आसान है, कुछ नई चीज़ें सामने रखना आसान है, लोगों तक पहुंचना आसान है, ये सब चीज़ें आसान हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एआई हमें फोर्स भी करता है। मतलब एआई को हम फोर्स कर रहे हैं, एक तरफ से हम उसको नया डेटा दे रहे हैं, दूसरी तरफ एआई हमसे कह रहा है। जैसे एक वर्कशॉप में के दौरान मुझसे कहा गया कि जब आप हेडलाइन लिखते हैं तो हेडलाइन इस तरीके से लिखें कि जो वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च होता हो वो हेडलाइन का पहला वर्ड हो, क्योंकि गूगल ऐसे ही सर्च करेगा। अब आप ये देखिए कि जो आर्ट थी एडिटर की, कि वो अपने हिसाब से एक बहुत मज़ेदार हेडलाइन लिखता था जिससे दुनिया हिल जाती थी, अब वो ये नहीं कर सकता है। अब उसकी मजबूरी ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में लिखे तो पहला लफ्ज़ मोदी ही हो, वरना तो गूगल में वो पीछे हो जाएंगे। तो ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये जो उसकी क्रिएटिविटी थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग आप वो देखते थे, हेडलाइन देखते थे किसी भी ज़बान में, वो अब कहीं, या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती थी। यही शायरी के साथ हुआ है कि शेर का जो पहला लफ्ज़ है वो ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, तो वो ज़्यादा जल्दी पिक करेगा। तो क्या मतलब ये जो फोर्स है, इसे किस तरीके से रोका जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एआई का जो यूज़ है उसका खौफ तो है, और अब शायरों की तरफ से, अदीबों की तरफ से ऐसे मज़ामीन आते हैं जिसमें कि एआई की तरफ से जो भी बनाया गया, ट्राई करते हैं, उसको मजाक के तौर पर पेश किया जाता है कि भाई देखिए ये हमने ये मिसरा बनवाया था, इन्होंने ये बना दिया।
लेकिन इस खतरे को बहुत लाइटली लेना नहीं चाहिए। नहीं, ये लाइटली नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, आप खुद एडिटर हैं हमारे, तो आप ये बताइए कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि हेडलाइन इस हिसाब से सोचिए कि गूगल उसे आराम से पकड़ ले, कीवर्ड के बेस के हम चले, कीवर्ड के बेस पे पूरा का पूरा आर्टिकल सोचा जाता है, उसका पहला पैराग्राफ सोचा जाता है। पहले हम ये सोचते थे कि हम ऐसे लिखेंगे कि आदमी पहले मिस्ट्री सोचेगा, लेकिन अब ये नहीं है। अब आपको पहले पैराग्राफ में बता देना है कि कीवर्ड क्या है, वरना तो आपका आर्टिकल गूगल उठाएगा ही नहीं। वो उसकी रूह मान ली गई है, वो रूह मान। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी आर्ट थी, जिस चीज के लिए आप थे, वो कहीं ना कहीं आपको खुद लगता होगा कि अब आपको वो सब ना कर, मतलब धीरे धीरे जंग लगता जाएगा। मान लीजिए एक ट्रांसलेशन आसान सी चीज़ है, चलिए मान लीजिए 90% वो AI से बहुत अच्छा हो रहा है, मान लीजिए। जी। एक ज़माना था कि जब हम लोग को शुरू में तर्जुमे के लिए दी जाती थी खबर, तो हम लोग इंग्लिश के लेके बैठते थे, उसको हाथ से लिखते थे। अब तो इसको बुरा बोलने के बाद भी हम लोग उसको सीधा पेस्ट कर देते हैं, वहाँ से निकाला और फिर उसको ठीक करते हैं, उसको एडिट ठीक करते हैं, तो लगता है कि आधा काम जो था, आधा क्या 80% काम ख़त्म हो चुका था। जी। तो लेकिन हमारे लिए उतना ख़तरा नहीं है जितना कि तख्लीकी काम करने वाले जैसे अदीब हैं, शायर हैं, उनके लिए जो ख़तरा है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको। लेकिन हम लोग के हाथ में है कि हाँ, एक ख़बर को उठाया, ट्रांसलेट किया, उसको फिर अपने हिसाब से चेंज कर लिया। मेरे ख्याल से लेकिन जो ये शायरी वाली बरादरी है, जो अदीबों वाली बरादरी है ना, उनके लिए एक बड़ा मसला है। उसके वो तरीके कौन से हो सकते हैं जो उसको पॉजिटिव वे में वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये ख़तरा नहीं है, जैसे आप हैं, आप उस ज़माने के हैं कि आपको पता है कि तर्जुमा कैसे होता है, तो आप उसे एडिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी और यंग जनरेशन हमारे भी बाद की आई है, उसने क्या परेशानी इख्तियार की है कि वो तर्जुमा करते हैं, उसके बाद उनसे आता ही नहीं है कि वो उसे एडिट भी करें, उन्होंने हाथ से कभी किया ही नहीं है। तो जो गलतियां हैं उसी के साथ वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया, इलाहाबाद अकबर इलाहाबादी को आपने अकबर प्रयागराजी कर दिया और चेक भी नहीं किया। जैसे मुलायम लफ्ज़ था ना, उसको पिलपिला किया था, लफ्ज़ था मुलायम, तो उसने उसको पिलपिला कर दिया। तो वो ये अगर वो आपने पकड़ेंगे नहीं तो वैसे ही चला जाएगा, वो तो वैसे ही चला जाएगा। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि भाई ये AI का ट्रांसलेशन का कमाल है। हाँ, ये एक परेशानी अजीब सी है। तो ये परेशानी है। और जहाँ तक तख्लीक, मतलब जो आप कह रहे हैं कि अदीब हैं, शायर हैं या बाकी ऐसे लोग हैं, उनकी परेशानी मुझे ये लगती है कि कहीं ना कहीं उन्हें या तो इस हद तक डेटा को इन्वेड करना पड़ेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि डेटा जो है धीरे धीरे उनकी तरफ टिल्ट करे। क्योंकि AI का एक कमाल ये भी होता है कि जो डेटा उसके पास है वो उसके हिसाब से चीज़ें करने लगता है। इसी मामले में उर्दू पीछे है, मतलब कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। ये भी एक वजह है। उसकी रीडिंग कम है, उसकी रीडिंग कम है, उसका सब कुछ कम है, तो आपको उर्दू सोर्सेज में लिखी हुई चीज़ें आमतौर पर आराम से नहीं मिलती हैं। तो जैसे मैंने एक बार डाला कि मैं कौन हूँ सपोज, तो उन्होंने लिखा कि आप एक सहाफ़ी हैं, लेकिन मैंने उस 5 मिनट पहले किसी और मुल्क के बारे में सर्च किया था, तो उसने AI ने लिखा, मुझे दिया प्रोफाइल में कि आप सहाफ़ी हैं और आपका ताल्लुक़ फ़लाने मुल्क से है। क्योंकि उसने मेरा गूगल प्रोफाइल चेक किया होगा, तो उसने लगा होगा ये 10 मिनट पहले इन्होंने इस कंट्री के बारे में सर्च किया है, तो उन्होंने मुझको उससे जोड़ दिया, ठीक है, पड़ोसी मुल्क से जोड़ दिया कि आप वहाँ रहते हैं या करते हैं। तो वो बेचारा अपने दिमाग तो अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन अगर जब तक उसको फीडबैक नहीं मिलेगा पूरा वही। और अगर आप अंग्रेजी में लिखने वालों को देखें तो एकदम से सर्च करके वो आपके हाथ में दे देगा, कुछ भी बता देगा। उसकी वजह ये है कि वो उर्दू में सर्च नहीं कर पा रहा है, वो उर्दू को सर्च नहीं कर पा रहे। तो अब हालात ये हैं कि हमें अगर चलना है, साथ वक्त के साथ चलना है, तो हमें इनके रास्ता निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि AI जो है वो मतलब और एक किसी तरीके से, और हाँ, मेरा ये भी मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना की जाएं जो कि इंसानी काम है। मतलब जैसे शायरी है, चाहे वो किसी भी ज़बान की हो, कहानियाँ लिखना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन इमोशंस की ज़रूरत होती है, कम से कम उसमें बीच में ना घुसा जाए। आजकल तो ये भी चल रहा है, आप व्हाट्सएप में जाएंगे, आपको AI से चैट करने का एक मौका दिया जाएगा, इंस्टाग्राम में भी है, ये शायद मैसेंजर में भी है, हर जगह है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे रोमांटिक बातें कर सकते हैं, आप डिप्रेशन में आप बातें कर सकते हैं, आप उनसे क्रिकेट के बारे में बातें कर सकते हैं, आप किसी भी बारे में बातें कर सकते हैं। आप बोर हो रहे हैं, अब आपको इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप AI से बातें कर रहे हैं। अभी आप उससे जोकर समझ के बात कर रहे हैं, नहीं कल वो आपके सामने PhD वाला डॉक्टर साहब बना हुआ खड़ा होगा। बिल्कुल। और नहीं, बहुत से लोग AI को इंसान से ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं।
मतलब ये हो रहा है। मतलब रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स ने पॉइंट आउट किया है कि लोग हमारे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि एआई ने हमें ये बताया है हमारा इलाज, अब आप बताइए आप क्या बताएंगे। तो पहले ये गूगल के बारे में मशहूर था कि नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाने के बाद आदमी गूगल के पास जा रहा था, अब पहले एआई के पास जा रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाके कहता है अब बताइए आप। एआई का ये है, एआई का ये है, अब आपका ये है, तो क्या करे आदमी। मतलब अब हमारे दूसरी ज़बानों में डिफरेंट लैंग्वेजेस में एआई का जो यूज़ है वो हमसे कहीं ज़्यादा है जी जी, और वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं उससे जी जी। हमारे यहाँ अभी कशमकश में है जी। और मेन सबसे बड़ा ख़तरा जो है तख्लीकी वालों को है कि भाई हमारा एहसास और जज्बात वो सब कहाँ से बयान होंगे। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये एआई को हम उर्दू वाले किस तरह लेके चलें, एक बुनियादी तौर पे किस तरह लेके चलें। अब दो दोस्त बनाना है, कोई रास्ता रह नहीं गया इसका। नहीं, अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वो जाहिर सी बात है, अब इसका डेटा भरना होगा, तेज़ी से भरना होगा। जैसे अगर एआई के पास जॉन एलिया का डेटा है तो हमें उसे बताना होगा कि जज्बी भी कोई थे, हमें उसे बताना होगा कि मखदूम भी कोई थे, सौदा भी कोई थे, तो हमें ये सब उन्हें बताना होगा ताकि उसका डेटा बेस बढ़ता चला जाए। इस पर कोई काम कर रहा है आपकी नज़र में? इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, इस पर कुछ काम हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, दीगर ममालिक में भी है, और इस पर काम है। और कुछ लोग इसमें इमेज जो होती है, इमेज का जो डेटा सेट होता है कि ये बोर्ड है, हम उसको डेटा सेट डालें, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन उसमें भी परेशानी ये है कि वो सबसे छोटा डेटा जो है, अगर अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली के मुकाबले देखा जाए तो सबसे छोटा डेटा अभी उर्दू का ही है उनके पास। तो बेसिकली डेटा की भी एक भारी कमी है सामने से। आप देखिए, आप गूगल बुक सर्च कीजिए तो गूगल के पास बुक्स स्कैन हुई पड़ी हैं, लेकिन उर्दू की किताब उसमें सबसे कम है। उर्दू की कम है, हिंदी की भी थोड़ी कम ही है, अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ी की आप किसी भी ज़माने की किताब उठा के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से अंग्रेज़ी का जो मतलब जो भी नज़रिया आपको दिखाई देगा, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछें तो वो अंग्रेज़ी के अंदाज में आएगा। अंग्रेज़ी की स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम आएंगी। हमारी हिज्जे की इतनी गलतियाँ होती हैं कि आदमी लिख लेता है अगर इससे, तो उसके बाद हिज्जे ही सही करता रह जाता है। सही बात है। जैसे आज बात की हमने उर्दू और एआई की, जैसे साकिब साहब ने जिक्र किया कि अभी डेटा बहुत कम है और इसकी जितना इजाफा होगा उतना एआई से उर्दू को फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस मैसेज बात तो बहुत सारी उर्दू वालों को समझ में आ गई होंगी क्या प्रॉब्लम है हमारी। पहले हम गूगल में मार खाते थे उर्दू की वजह से, अभी कहीं बड़ी हद तक वो इम्प्रूव हो गया है वो, लेकिन एआई के मामले में अभी हम पीछे हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल जितना हम उसे देंगे, मान लीजिए हम किताबों को स्कैन करके डालना शुरू करें, हम उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड हो रही हों, चाहे वो वेबसाइट की शक्ल में हो रही हो, चाहे किसी, उतना ही ज़्यादा उसके पास डेटा आएगा। और अगर हम सोचेंगे कि हम इस डेटा को कहीं छुपा के किसी तिजोरी में बंद कर लें, तो अब वो नहीं है, वो ज़माना चला गया। मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर शुबे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला चुकी है, लेकिन उसे अदब के मैदान में डॉक्टर साहब कहलाने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये कारगर हो भी जाए, तब भी इंसानी दिमाग के पैदा करदा अदब और उसके मैयार तक पहुंचना मुश्किल होगा। और यही बात साकिब साहब कह रहे हैं कि एहसास और जज्बात, इन दोनों को तलाश करना एआई के अंदर बहुत मुश्किल काम है। फिर भी उर्दू वाले होशियार रहें। इंसान का दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है और वो एआई में ही काम कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उर्दू को मजबूत करना है, उसको डेटाबेस को मजबूत करना है एआई में, क्योंकि आने वाली नस्लों में जब हम उस पर इतना डिपेंड कर रहे हैं साकिब साहब, तो जाहिर बात है आने वाली नस्ल जो है वो एआई पे ही डिपेंड करेगी, है ना। तो हमें उसको बहुत हल्के में नहीं लेना है और एआई को कैसे बेहतर कर सकते हैं उर्दू के लिए, उस पर सोचना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साकिब साहब का, शुक्रिया।